अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक। ठीक है, इंशाल्लाह आज हम बात करेंगे कामरान के साथ फ़लस्तीन के मौजू पे। ठीक है, फ़लस्तीन का मौजू इसने सबसे लाइक जिन बंदों को मैं जानता हूँ उनमें सबसे ज़्यादा इसने स्टडी किया है और इसको पैशन भी है इस इशू के बारे में। तो इंशाल्लाह इसके बारे में हम बहुत कंटेंट बनाने लगे हैं आगे जाकर। लेकिन आज हम शुरू करेंगे एक आम मौजू से, विच इज़ बेसिकली जो कॉमन मिथ्स है, जो अफवाहें फैलाई गई है प्रोपेगेंडा के जरिए इसराइली स्टेट की तरफ एंड उनकी तरफ से भी, और हमारे लोग भी जो थोड़े मासूम है वो भी इसमें आ जाते हैं। तो हम इंशाल्लाह इस इन मिथ्स की बात करेंगे जो बहुत कॉमन है और उनको क्विकली एड्रेस करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, तो कामरान, लेट्स बिगिन विद लेट्स बिगिन विद इट। ओके, तो मिथ्स, वो इज इट, कौन फैला रहा है, कहाँ से आ रही है? जस्ट ओपनिंग इंट्रोडक्शन की होती क्या है? या बेसिकली मिथ्स आर लाइक स्टोरीज दैट किस कहते हैं हमारे यहाँ से भी काफी जैसे जैसे तुमने कहा ना कि हमारे यहाँ से भी काफी ज्यादा लोग आई डोंट से मासूम मासूम सही लफ्ज होगा कि नहीं बट लेट्स अज्यूम दे आर मासूम इन दिस बट काफी ज्यादा लोग ऐसे भी हैं जो किस कहते हैं शायद उनका अपना प्रोपागेंडा है जो भी है बट वो लोग किस कहते हैं वो चीजें फैला रहे हैं दैट आर फैक्चुअली भी नहीं दुरुस्त। एक हमारे भाई कहते हैं कि हमास के लीडर्स किस कहते हैं बिलियनियर्स हैं जिनकी हम्म। बोलते किसके तो बाहर पड़ी हुई है। चलो एवरी वन फॉर देम सेल्फ बट हम लोग कैसे तो इंशाल्लाह कोशिश करेंगे कि वी ट्राई टू डिस्पेल नॉट जस्ट ये वाली मिथ और भी काफी ऐसी चीजें हैं जो हमारे सर्कल्स में भी नहीं फैलनी चाहिए बट बहुत कॉमन है अक्रॉस द बोर्ड ना। या तो लेट्स लाइक ट्राई टू टेक देम वन बाय वन। या ओके, बिफोर वी बिगिन, जैसा मुझे लगता था लाइक मुझे लगता था कि कोई इन चीज़ों में मान कैसे सकता है, क्योंकि तुम उनको पहली दफा देखते हो, दे साउंड सो सस एंड यू आर लाइक कौन इसको मानेगा। तो मैंने सोचा इसको एड्रेस करने की ज़रूरत ही क्या है। मैं यहाँ पे कुछ दोस्तों से, आई एम टॉकिंग अबाउट लाइक मुस्लिम्स, वेल एजुकेटेड मुस्लिम्स, मेरे उनसे बातें हुई एंड द रेट्रिक वाज सो रैप्ड अप इन ऑल ऑफ दैट। मैंने कहा भाई ये क्या हो रहा है? एंड you're talking about someone in like US राइट तो चल वो तो थोड़ी एक डिफरेंट बात है मैंने यहाँ लोगों से बात की है। दे कम ऑफ लाइक यार शायद इन्होंने सिर्फ इनका सारी जो एजुकेशन है ना वो यूट्यूब सॉरी यूट्यूब कह रहा है यूट्यूब या कैसे थे फेसबुक या ट्विटर की जो कैसे थे फेस कमेंट सेक्शन नहीं है। हाँ। लगता है कि इनकी सारी एजुकेशन इस कैसे थे मौजू पे सिर्फ उस कमेंट सेक्शन से हुई है और सारे किसके थे लाइक जो टॉप क्लास जायनिस्ट प्रोपेगेंडा टॉकिंग पॉइंट्स है ना लोग वो बातें करते हैं आगे से। सारी तालीम बेन शकीरों से हासिल की। चलो चलो बिस्मिल्लाह करते हैं। ठीक है, तो पहला वाला इज, एंड इट्स वेरी फनी, फ़लस्तीन कभी कोई कोई चीज़ ही नहीं थी। फ़लस्तीन नेवर एग्जिस्टेड, कभी था ही नहीं। और ये एक एवं ही अफवाह है जो लोगों ने बनाई हुई है कि फ़लस्तीन कोई चीज़ है। इस पे अगर किसी ने देखनी है, एक वीडियो है एक इजरायली बंदे की तरफ से, मुझे अब उसका नाम भूल रहा है, बट द वीडियो हैड लाइक 5 मिलियन व्यूज एंड द वीडियो टाइटल वाज पैलेस्टाइन इज अ मिथ नेवर एग्जिस्टेड एंड आई एम लाइक तो इसको एड्रेस करो। क्या हाँ हाँ ले क्या फ़लस्तीन एग्जिस्ट करता था हाँ 1948 से पहले? बिल्कुल बिल्कुल लेट मी जस्ट तुम्हें ये भी बताता हूँ ना कि हाउ जायनिस्ट थिंक अबाउट जायनिस्ट कहते हैं कि 1948 में जब कैसे थे इसराइल आजाद हुआ हम्म। तो फलस्तीन का एज ए रियासत कोई वजूद नहीं था। हम्म। ठीक है और वो कहते हैं कि ये पूरी रियासत का जो आइडिया है ये तो कैसे थे 1960s में एक सोवियत प्लॉट था हम्म। जिन्होंने ये कैसे थे इजाद किया अपनी सोच से। वो लोग उस चीज को देख रहे हैं एज ए नेशन स्टेट ठीक है एंड वो उनका आइडिया है कि एज ए नेशन स्टेट एक सॉवरेन स्टेट कभी नहीं था फलस्तीन जिसकी वजह से उसका कभी वजूद नहीं था। अगर इस मॉडर्न डेफिनेशन ऑफ नेशन स्टेट से चले तो पाकिस्तान हैज लेस राइट टू एग्जिस्ट देन पैलेस्टाइन बिकॉज 47 से पहले भी सल्तनत उस्मानिया के दौर पे फिर उसके बाद जब ब्रिटिश मैंडेट था विद इन पैलेस्टाइन तो उसको एज ए जगह फलस्तीन ही कहते थे। हम्म। उसको कभी कह सकते हैं इसराइल नहीं था कहा गया एटलीस्ट लाइक तकरीबन 2000 से आगे से लाइक सॉरी 2000 ईयर्स अगो से। ठीक है इट वाज कॉल्ड फलस्तीन फ्रॉम लाइक सिंस कह सकते हैं हजरत ईसा अलैहिस्सलाम के दौर से हम्म। तो उसका वही नाम था। हाँ वही बात है कि कह सकते हैं अगर आप इस मॉडर्न डे डेफिनेशन पे चलें कि वो कभी एक सॉवरेन स्टेट नहीं थी तो सॉवरेन स्टेट तो 60-70 साल पहले तो आधी से ज्यादा थी ही नहीं हम्म। फ्रॉम रफली 70 ईयर्स अगो एंड दिस इज द बेसिक उनका जो जब वो कहते हैं कि पैलेस्टाइन वाज नेवर अ स्टेट उनका बेसिक आर्गुमेंट ये है कि एक नेशन स्टेट नहीं था विच इज करेक्ट बट हम्म। यू हैव टू सी कि कैसे कहते हैं व्हाट आर द टर्मिनोलॉजीज यूज्ड
अक्रॉस टाइम, हम्म। ऐसे तो फिर आप कहोगे कि पाकिस्तान ऑल्सो डिड नॉट एग्जिस्ट, विच इज इन इट सेल्फ ट्रू। ऑलमोस्ट तकरीबन ये जो सारी स्पेशली मुस्लिम कंट्रीज, क्योंकि ये आज़ाद उन्हीं से आज़ाद हुई है, राइट? तो सऊदी, ओमान, कतर, इमारात, आई मीन ये सब फिक्शनली है, राइट? हाँ, ये सब दे भी नेवर एग्जिस्ट नहीं एग्जिस्टेड। करते थे, तो इनको भी आई मीन निकाल देते हैं, इन सबको भी उड़ा देते हैं। तो हाँ, ये उनका उनकी आर्गुमेंट है, राइट? व्हाट्स द बिल्कुल। रिस्पॉन्स? द रिस्पॉन्स इज बेसिकली दैट अक्रॉस टाइम, जैसे मैंने पहले कहा है कि यू सी एंड देर इज लाइक एक क्या कहते हैं, इजरायली कैसे थे प्राइम मिनिस्टर गोल्डा मेयर की कैसे थे एक स्टेटमेंट है, जो वो कहती है कि 48 से पहले तो मेरे पास पैलेस्टाइन का पासपोर्ट था हम्म। ना। आप लॉजिकली कैसे कनेक्ट करते हो कि एक आपके प्राइम मिनिस्टर के पास पैलेस्टाइन का पासपोर्ट था और पैलेस्टाइन एज ए स्टेट कभी एग्जिस्ट नहीं थी करती। हम्म। दिस इज लाइक द इलॉजिकलिटी ऑफ किस कहते हैं बीइंग अ ज़ायनिस्ट समटाइम्स, हाँ, जो हमारे यहाँ भी माशाल्लाह बहुत ज्यादा है। बहुत ज्यादा। माशाल्लाह माशाल्लाह। तो हाँ। और आपको ये भी देखना पड़ेगा कि जो यूएन का पार्टीशन प्लान था 1947 का, ठीक है, उसमें एक्सप्लिसिटली टर्मिनोलॉजी जो यूज की जाती है वो पैलेस्टाइन की हम्म। जाती है। पार्टीशन प्लान ऑफ पैलेस्टाइन ऑफ द ईयर 1947, वो इसराइल नहीं कह रहा। उनकी डेफिनेशन के हिसाब से तो इसराइल 48 से पहले कभी वजूद नहीं था, इसराइल का तो या नाम भी नहीं था कभी। या तो हाउ डू यू बैलेंस दोस थिंग्स? या Yeah, so basically, it's the simple in simple terms. Yes, as a nation state, Palestine did not exist. Palestine, even now, I mean, the whole area of Palestine does not exist as a nation state, legally speaking, right? लेकिन जो इलाका है वो तारीखी इलाका है, उसका नाम भी फ़लस्तीन इस्तेमाल होता रहा है। तारीख की किताबें बड़ी पढ़ी है, इनफैक्ट जो जायनिस्ट की अपनी किताबें हैं, अगर तुम उनकी अपनी राइटिंग्स देख लो, इट्स फिल्ड विद इट एंड दे कॉल इट पैलेस्टाइन। आई मीन दे यूज द वर्ड पैलेस्टीन, राइट? हाँ, एक कैसे तो पॉइंट देता बेनी मॉरिसन को ना। रिसेंटली आई वाज लिसनिंग टू एन इंटरव्यू ऑफ हिज। बेनी मॉरिसन जस्ट बिकॉज उसने अपना पॉइंट प्रूव करना था, ही वेंट लाइक प्री 1948 की बात हो रही थी, एंड ही वाज लाइक पैलेस्टाइन द लैंड ऑफ इसराइल, जस्ट बिकॉज उसने अपने दिमाग में ये बना लिया हुआ है कि इसराइल एग्जिस्टेड बिफोर 48। या या बिकॉज बेसिकली उनकी जो वहाँ वो जहाँ से तारीख स्टार्ट कर रहे हैं, तो इंस्टेड ऑफ लुकिंग के ओके वो 4,000 पहले चले जाते हैं, 3,000 साल पहले चले जाते हैं, वहाँ से तारीख को पकड़ के आज पे अप्लाई करते हैं। जिसके अगर हम इस तरह के से सोचने लगे दुनिया के बारे में और इंटरनेशनल पॉलिटिक्स के बारे में, तो बहुत मसले हो जाएंगे। मतलब हम सबको भी पाकिस्तान को छोड़ना पड़ेगा, कहीं पता नहीं कहाँ जाएंगे, लेकिन कहीं हाँ जाना पड़ेगा। हाँ हाँ, एग्जैक्टली एग्जैक्टली। Right. So let's get to the second one, which is that हमारे आने से पहले फलस्तीन में क्या था? कुछ भी नहीं, खाली जगह थी, सुनसान इलाका, एक सहरा जिसमें ना पौधे होते थे, ना कोई खाने की चीज, गुर्बत थी और कुछ भी नहीं था। तो हम आए और हमने बनाया तेल अवीव को, इट्स द माशाल्लाह द गे कैपिटल ऑफ द वर्ल्ड, इट्स ब्यूटीफुल, वी गॉट बिग बिल्डिंग्स, इतना सब किया हमने, राइट? इनफैक्ट मैंने पीछे किताब पढ़ी हुई है, इट्स अब्राहम लियान सैकर, उसकी किताब है एक कॉम्प्रिहेंसिव हिस्ट्री ऑफ द ज्यूज। उसमें भी वो यही पॉइंट यूज करता है कि जब हम पहले आए तो यहाँ कुछ नहीं था, हम इजरायली आकर सब चेंज कर दिया। तो इसके बारे में तुम क्या कहते हैं? हाँ हाँ, देयर इज अ वेरी फेमस Zionist line, a land without a people for a people without land। हम्म। तो ये उनकी मिथोलॉजी थी। वो कैसे थे, मैं रिसेंटली कैसे थे किताब पढ़ रहा था इलन पापे की। इलन पापे हिमसेल्फ एक इजरायली हिस्टोरियन है। तो वो बताते हैं कि किस कहते हैं अर्ली 1900s में ना, जब ये डिस्कशन स्टार्ट होती है कि जायनिस्ट लॉबीज में कि किस कहते हैं हम लोगों ने फलस्तीन में कैसे माइग्रेट करना है। तो कुछ जायनिस्ट जो हैं वो इधर आते हैं, क्या कहते हैं, पैलेस्टाइन, और वो देखते हैं कि यहाँ तो सारा कुछ आबाद है ऑलरेडी। हम्म। और दे गो बैक एंड वन ऑफ देम टेल्स जिस बीवी से हमने जिस औरत से हमने शादी करनी है वो तो पहली हाँ शादीशुदा है। हाँ। तो ये उनकी कैसे कहते हैं एग्जाम्पल थी। और अक्रॉस द बोर्ड ना कैसे कहते हैं, अगर आप सिर्फ इकोनॉमिक्स में भी देखो तो एट द टाइम फलस्तीन की कैसे कहते हैं एग्रीकल्चर प्रोडक्शन बहुत ज्यादा थी। ऑलिव ट्रीज हमेशा से नॉट जस्ट ए सिंबल ऑफ नेशनल रेजिस्टेंस हम्म। या नेशनल कल्चर, फलस्तीन के साथ ऑरेंजेस जो है, जाफा के ऑरेंजेस जो है वो वर्ल्ड वाइड फेमस है, ठीक है। इसी तरीके से 47 से पहले आजादी से कह सकते हैं इसराइल की आजादी से पहले 48 तकरीबन जो फलस्तीन के एरिया का जो होल फलस्तीन का एरिया था, हम्म। जिसको आज इसराइल का एरिया भी एक तरीके से कह सकते हैं, हम्म। वहां 50% जो लैंड था वो तो फलस्तीनी कह सकते हैं फार्मर्स
खेतीकारी कर रहे थे उधर। हम्म। तो ये भी एक कैसे कहते हैं मिथ, वही बात है हम लोगों ने जब पहले कवर की थी कि आपको कुछ स्टोरीज बनानी पड़ती हैं, बट वो जैसे तुमने थोड़ी देर पहले बात की है कि स्टोरीज भी 4000 साल पहले से ना ही लो, तो हाँ। थोड़ा सा ज्यादा रिलेटेबल हो तो कैसे इट्स इजियर टू डिफेंड इट। या अब आप 4000 साल पहले की बात कर रहे हो कि यहाँ कुछ था और हम थे और ये बातें, या तो I mean, it goes on the kind of similar line of thinking जब लोग बात करते हैं कि बरतानिया वाले आए और हमें ट्रेन्स दे गए, रेलगाड़ियां आए और वो सब बना दिया, right? दिस And so this is kind of the same thing where you come about and you're like, okay, we are changing the state or we are industrializing it. Uh, but just because I go to someone's house and I steal their house and I make another room in it, doesn't mean that it's my house now, right? But yes, you were saying, sorry. Sorry. हाँ हाँ, मैं यही पॉइंट कंटिन्यू करने लगा था एग्जैक्टली कि ये एक बहुत कलोनियल माइंडसेट की कैसे कहते हैं आपको, कैसे कहते हैं, यू विल सी दिस अक्रॉस कलोनियल माइंडसेट्स कि वो यही बातें करते हैं। हमारे आने से पहले तो यहाँ बर्बरियत थी, जानवर फिर रहे थे सारे। हाँ हाँ। ब्रिटिश हमारे बारे में ऐसे ही बात करते हैं, बिल्कुल ऐसे ही बात करते हैं, और हमारे यहाँ भी कुछ लोग हैं जो हमारे यहाँ बारे में भी एग्जैक्टली जो यही जो बातें इम्प्रेस करते हो हैं। जाते हैं ना। इंशाल्लाह हाँ इस पे हम मेरा इरादा है इंशाल्लाह इस पे हम डिटेल्स वीडियो बनाएंगे, ना ना सिर्फ इस पे बल्कि ये जो पूरी जो एक सोशल डार्विनिज्म की एक पूरी फिलॉसफी थी, जिस जो इट्स काइंड ऑफ द बैकबोन ऑफ द कॉलोनाइजेशन, कि वो ये उनकी अपनी जस्टिफिकेशन थी जो वो खुद को देते थे कि यार दीज पीपल नीड आवर हेल्प, यू नो दीज दे कैंट रूल देमसेल्व्स, राइट? तो इंशाल्लाह इसमें मेरा इरादा है हम इस पे डिटेल में बात करेंगे, बट आई थिंक फॉर नाउ, आई थिंक एटलीस्ट फॉर दिस इट suffices because we have bigger myths to cover. For example, एग्जैक्टली। फलस्तीनी, इसराइली अपनी दरिया दिली की वजह से जाते हैं और उनको कहते हैं यार अमन करते हैं, तुम भी खुशी में रहो हम भी खुशी में रहते हैं। लेकिन फलस्तीनी चूंकि जानवर है तो वो फिर से भौंकने लगते हैं, काटने लगते हैं, वो ये सब करते हैं। तो वो रिफ्यूज कर देते हैं, कहते हैं यार हमने नहीं करना। उन्नीस सौ हाँ हाँ, अड़तालीस से लेकर आज तक वो यही करते आ रहे हैं, ठीक बस है। तो इस जंग का कदम बहुत मजा आता है, हाँ। जंग का बहुत मजा आता है फिलिस्तीनियों को। हम्म। बट एनीवे हाँ, इस चीज के लिए सबसे पहले आप दो चीजें देखनी पड़ेंगी। 1993 में ऑस्लो अकॉर्ड्स, ऑस्लो अकॉर्ड भी अगर आप देखो ना, तो आपको रियलाइज होगा कि फिलिस्तीनियों ने जिस हद तक वो जा सकते थे हम्म। वो गए। उन्होंने इसराइल, उस वक्त पीएलओ थी जासिर अराफात के अंडर, उन्होंने फलस्तीन को फलस्तीनी रिप्रेजेंटेटिव थे वो लोग, उन्होंने इसराइल को तस्लीम किया ऑन द बेसिस कि आगे जाके कहीं एक फलस्तीनी रियासत मिलेगी। हम्म। ठीक है, ओस्लो अकॉर्ड का ये बेसिस था। हम्म। दिस इज 1993, फिर Yeah. कैंप डेविड होता है हम्म। 2000 में। हमेशा हमेशा, ठीक है, गलतियां दोनों साइड से हैं, कभी हम लोगों को ये नहीं देखना, बट एक एक पार्टी जो है वो पोजीशन ऑफ पावर में है, दूसरी एक ओप्रेस्ड है। हम्म। तो यू हैव टू असाइन रिस्पॉन्सिबिलिटी समवेयर। हम्म। बिल्कुल ऐसी, और कैसे थे, इजराइल होल्ड्स ए मच लार्जर रिस्पॉन्सिबिलिटी क्योंकि इट होल्ड्स ऑल द पावर, इट हैज द Yeah. बैकिंग ऑफ द इंटरनेशनल कैसे कहते हैं सुपर पावर्स। Yeah. अर्ली 40 से लेके 67 तक इट वाज ए सोवियत यूनियन की एक एलाई थी, फिर उसके बाद यूएस की एलाई रही है 67 के बाद। सो और हमेशा इन पीस टॉक्स में ओस्लो हो गया, कैंप डेविड हो गया, ये दो चीजें हमेशा ऑन पेपर रहती हैं जो डिस्कशन पॉइंट बनते हैं, बॉर्डर्स और रेफ्यूजीज। फलस्तीनी कहते हैं कि हमारे जो एग्जाइल हुए थे, जो आगे में हम लोग डिस्कशन करेंगे, जो 7.5 लाख लोग गए थे, उनके जो अब कैसे थर्ड जनरेशन फोर्थ जनरेशन है, दीज आर रेफ्यूजीज, दे नीड टू कम बैक टू हम्म। देयर होम्स। एंड कोई इतनी हाउ डू यू से, ये डिफिकल्ट बात नहीं है सोचने के लिए, अगर किसी का घर है तो दे शुड कम बैक। तो Yeah. ये चीजें हम हमेशा अक्रॉस द वर्ल्ड कह सकते हैं अनएड्रेस्ड रहती हैं फ्रॉम इजरायली साइड, बिकॉज इसराइल का ये मानना है कि हम लोग सुपीरियर है ऑन मिलिट्री बेसिस, तो हम लोग माइट इज राइट वाली एक पॉलिसी चलाएंगे और लोग कैसे कहते हैं हमको आना ही पड़ेगा हम्म। तस्लीम करने। हम्म। इनफैक्ट आई थिंक इसकी जो सबसे अच्छी मिसाल मिलती है वो 1948 में ही मिलती है, जब फ़लस्तीनी जो यूएन का प्रोग्राम था उसको रिफ्यूज़ करते हैं। लेकिन उसके जब मैं वो पढ़ रहा था और मैंने एक दफ़ा इस पे छोटा सा लेक्चर भी किया था और मैं बात कर रहा था, तो हमारे यहाँ ये वाले बहुत मशहूर है कि यार अमन कर लेते, यहाँ तक कि इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा साहब
उन्होंने भी इस तरह की कोई बात की थी कि ये मानते क्यों नहीं है। बहुत से लोग, आई मीन दीज आर पीपल आई रिस्पेक्ट, राइट, एंड ये बात वेरी करते मेन हैं स्ट्रीम, वेरी वेरी मेन मेन स्ट्रीम, स्ट्रीम। राइट, हाँ। क्यों जंग कर रहे थे। आई मीन इट्स जस्ट थिंक अबाउट दिस थिंग, ओके। मैं तुम्हारे घर में आता हूँ और शाम होती है और मैं तुम्हें कहता हूँ आधा घर मेरा, ठीक है। लाइक दिस इज द एनालॉजी, दिस इज द करेक्ट एनालॉजी, राइट। ये बंदे हैं जो यहाँ पे अभी आए, घरों से इनको निकाला, और जब ये वापस आए तो कहने लगे मेरा घर, तुम अपना संभालो। हम्म। एक स्ट्रेटेजिक पॉइंट ऑफ व्यू से तुम कह सकते हो कि यार या इफ यू कैंट विन इट्स बेटर टू मेक अ डील, बट दैट्स देयर थिंग। ये उनके इज्तिहाद है। आई मीन उनके लीडर्स, उनके लोग, वहाँ के लोग ये डिसाइड करेंगे कि हम कब करेंगे। From a moral perspective, we are outsiders, right? So we are looking at this from a more political and moral perspective कि international politics के मुताबिक, rules के मुताबिक और morality के मुताबिक कौन इनका इनका रिस्पॉन्स हक बनता है, हक बजाने पे, या फिर गलत है। तो उसमें तो ये आई मीन ये बात करना भी एक बदतमीजी है कि तुम कहो कि यार इनको मतलब तुम कह रहे हो ये एक बंदे को दूसरा बंदा मार रहा है, ठीक है, तो मैं कह सकता हूँ फॉर एग्जाम्पल मैं जाता हूँ और एक छोटे बच्चे को, उसके पास फोन है, मैं उसको मारने लगता हूँ, मैं फोन छीनने लगता हूँ। एक एडवाइस के तौर पर हम उसको एक स्ट्रेटेजिकली ये कह सकते हैं कि यार मरने से बेहतर है इसको फोन दे दो। लेकिन एज ए आउटसाइडर अगर मैं उस पर एक मॉरल जजमेंट और पॉलिटिकल जजमेंट और लीगल जजमेंट पास कर रहा हूँ और मैं ये बात करूँ, इट्स सच अ स्टूपिड थिंग। आई मीन आई थिंक आई बिलीव सईद मुजम्मिल था, उसने एक दफ़ा नीचे के कोर्ट उसने एक बात की कि मुझे उन लोगों पे हंसी आती है जो कमज़ोर होते हैं और फिर भी कोई कोशिश करते हैं या कुछ समथिंग लाइक दिस, नीशियन राइट। फिलोसफी, Yeah, the नीशियन Nietzschean फिलोसफी। philosophy, right? And I was actually thinking, I was like, even Nietzsche when he's saying that, what he's saying, who is he? Like he's not addressing the victim. What he's addressing is a man who is in neutral state. वो उसको कह रहा है, मतलब फॉर एग्जांपल मैं तुम्हें कहूँ यार दुनिया जिंदगी में कभी कमजोर नहीं होना, ठीक है, लेकिन लेट्स से तुम्हें कोई मारता है, पीटता है, और मैं आके पब्लिकली कहता हूँ जिंदगी में कभी कमजोर नहीं होना, दिस इज लाइक स्ट्रेट 101 विक्टिम ब्लेमिंग, राइट। एंड इट इज सो मेन सी मुझे स्पेशली लास्ट ईयर, आई मीन इतना एक्सपीरियंस हुआ है जब जब भी मैं ये सुनने लगता हूँ, राइट, जब भी ये लाइन ऑफ थिंकिंग शुरू होती है, एंड विच इज वेरी मेन स्ट्रीम एज यू सेड, मुझे ऐसा लाइक गुस्सा आने लगता है। I'm like, okay, if I was sitting with the Hamas leader, I would tell him, okay, you should be careful, you have to take into account what's going to happen, you know. But when I'm passing a judgment as a moral or a political judgment, who am I? Like, I don't even know how people just come up with this thing. I mean, yes, you were और saying? काफी ज्यादा हमारे यहाँ लोग ये एग्जांपल देते हैं कि पाकिस्तान और इंडिया भी तो अलग हुए थे, Mm-hmm. तो क्या मसला है अगर फुल एंड इस लाइन ऑफ आर्ग्यूमेंट में ना, इट इज बियॉन्ड बिलीफ के लोगों की किसी से अक्ल में किसी से पर्दे पड़े हुए हैं, या Yeah. उन्होंने हिस्ट्री नहीं पढ़ी हुई, जैसे तुमने कहा कि मासूम गलतियां हैं हाँ, कि मासूम है ना। पाकिस्तान और इंडिया, ये बेसिक पॉइंट है कि पाकिस्तान और इंडिया का जो पार्टीशन था, वेदर यू एग्री विद इट, वेदर यू डिसएग्री विद इट, दैट्स बियॉन्ड द क्वेश्चन। दोनों साइड पे कोई ये नहीं कह सकता कि जिन्ना साहब और नेहरू इकट्ठे बैठ के, गांधी के साथ इकट्ठे बैठ के उन्होंने डिसाइड नहीं था किया, एग्री नहीं था किया कि ये पार्टीशन होगा। Mm-hmm. फलस्तीन के केस में इसराइल एंड इसराइल एंड पैलेस्टाइन नेवर ऑफर्ड दैट। एक साइड ने ऑलरेडी रिजेक्ट कर दिया था। ये इस तरीके से है कि 47 में इंडिया और पाकिस्तान के पार्टीशन का भी आइडिया चल रहा होता, और पाकिस्तान पहले अपना पार्टीशन बना के बैठ जाता कि हम आजाद मुल्क है। हाँ, हाँ, दिस इज द लॉजिक बिहाइंड। अगर आपने वन ऑन वन कंपैरिजन करना है तो वो इस तरीके से बनता। हाँ। ये कोई कंपैरिजन नहीं है कि पाकिस्तान और इंडिया भी आजाद इसी तरीके से अलग हुए थे तो फलस्तीन भी, बिकॉज एक पार्टी तो एग्री की ही नहीं है। हाँ, बॉर्डर डिस्प्यूट्स हमारे अभी भी हैं, बट नोबडी, जो मेन बॉर्डर लाइंस हैं उसको कोई कंटेस्ट नहीं करता। Yeah, yeah. Look, the thing is, even in international politics, what's the right? The right of the people to determine their own destiny, right? सेल्फ That's the डिटर्मिनेशन। right given. That's the international right. लोगों को रेफरेंडम करना है, लोगों को अपनी चॉइस खुद करनी है। पाकिस्तानी और हिंदुस्तानी सबने जो भी पॉलिटिकल जो 1947 से पहले जो भी हुआ, ओके, दैट्स अनदर डिस्कशन। लेकिन एट द एंड ऑफ द डे वो बैठ गए, उन्होंने कहा ठीक है, सबने कहा हम मानते हैं, ठीक है, हमने मान लिया। दूसरी बात यह है, ना पाकिस्तानी जो वहां पे बैठे हुए थे और ना हिंदुस्तानी, ठीक है, वो दोनों कोई पराये लोग नहीं थे। they didn't have some they were there for centuries, and not just they were the people.
अगर तुम आज भी तुम जाओ, ठीक है, मैं तुम्हें चैलेंज देता हूँ, एक किसी भी बंदे को तुम चाहो, और मैं आई वांट यू टू गो आउट एंड पिक आउट द पीपल हु आर नॉट फ्रॉम हिंदुस्तान, दे आर सो इंटरट्वाइंड विद द पीपल कि उनको तुम सेपरेट नहीं कर सकते, राइट? लाइक अक्सर को तो ये पता भी नहीं होगा कि हम किस सदी में यहाँ पे आए थे, राइट? और अगर मैं इसराइल आज भी जाऊं तो मैं तुम्हें हैंड पिक कर सकता हूँ कि ये बंदा, ये आया हुआ है, ये पराया है। मुझे देख भाई, मैं देखता हूँ, And कलर से ही and the पता funny चल जाएगा। and the funny thing is they still keep migrating, right? या My family migrated in 47. That's a funny story for another time, but my family migrated here in 47. And we have been here from centuries before that. या आई मीन किसी It's को not, पता भी नहीं होता। and we अच्छा। migrated from across the border. या My family didn't come from Saudi Arabia से इधर नहीं थी आई. yeah, and I mean that's what I'm saying is in the Indian Peninsula, most the people who are there, that's why तुम पूरी अगर डिस्कशन भी देख लो तो किसी ने भी कायदे आजम वाज अ पर्शियन बैकग्राउंड, राइट? लेकिन कोई भी गांधी ने उससे ये नहीं कहा भाई तुम यहाँ के तो हो ही नहीं, तुम तो यहाँ पे मतलब कब से आओ, क्यों? Because they are so intertwined with the culture, with the people, they have been there for centuries। ये पता नहीं चलता है अगर तुम कायदे आजम को किसी और के साथ बैठाओ, तो जब तक वो तुम्हें खुद नहीं बताए आई एम फ्रॉम अ पर्शियन बैकग्राउंड, यू कैन टेल। इफ अगर मैं नेतन्याहू Exactly. को एक वहां के जो अपने लोग हैं उनके साथ बिठाऊं, 1 मिनट में पता चल जाएगा, कलर से ही पता चल जाएगा। दिस पर्सन कैन नॉट इवन स्टैंड द हीट, वो उस डेजर्ट में रह नहीं Uh, सकता, राइट? they have like the largest skin cancer per capita in Israel, by the way, which is the sun rejecting them on that land. Even the sun is like get out, right? तो मैं यही कह रहा हूँ। So this one अल्हम्दुलिल्लाह इस पे बात हो गई। ओके ठीक है, let's do another one which is हमास को, and this is kind of in the same line of thinking, हमास को हथियार डाल देने चाहिए, सरेंडर करना चाहिए, you know, ताकि ये लोग बच जाए और ये खत्म हो जाए। And this is not even mainstream, this is like the thought, the like thinking, right? हाँ, क्योंकि ये बच्चे मारने से इनको क्या मिल रहा है, एंड Yeah, क्यों नहीं ये अपने हथियार डाल देते. दिस इज अगेन जस्ट ए लैक ऑफ हिस्टोरिकल नॉलेज ऑन दिस सब्जेक्ट. आप एक चीज को दोबारा रिपीट करो तो देन यू आर द इडियट हियर. yeah, इज सिंपल एज दैट. और अगर किसी को इस चीज के लिए एक रेफरेंस चाहिए तो 1982 में पीएलओ की एक क्रॉस बॉर्डर इशू चल रहा था विद इसराइल एट द टाइम. पीएलओ उस वक्त लोकेटेड थी लेबनान में. बैक इन दोज डेज हिजबुल्लाह वाजंट द पार्टी. तो 19 1982 82 मैंने mm-hmm. 82 ही कहा है ना पहले. Yeah, हाँ, 1982 में. मेरे ज़हन में ना हमेशा 1984 आ जाता है फॉर द बिकॉज ऑफ द बुक, बट एनीवे yeah. 1982 में पीएलओ के मेंबर्स यासिर अराफात एंड अदर्स दे सरेंडर. जैसे कि काफी ज्यादा बच्चे मर रहे हैं, दिस इज द केस, दे सेड कि वी गिव अप. जो सारे फाइटर्स थे, रेजिस्टेंस फाइटर एट द टाइम, उन सारों को अंडर यूएन कैसे कहते हैं, ब्रोकर्ड सीज फायर, उनको टुनीशिया और मोरक्को भेज दिया गया था. ठीक है, Mm-hmm. दिस इज 1982. ये होता है 1982 लेबनान में. उस वक्त के टाइम पे शिया जो उस वक्त के थे, दे वर वेरी हैप्पी कि चलो ये भी जा रहे हैं. दिस Mm-hmm. इज बिफोर हिजबुल्लाह, बिफोर व्हाट वाज अबाउट टू हैपन. Yeah, तो उसके बाद काफी ज्यादा लोगों ने सुना होगा कि साबरा और शकीला का एक मैसेकर था. उसमें बेसिकली होता ये है कि ये लोग सारे चले जाते हैं जो सारे फाइटर्स हैं. तो इसराइल क्या करता है, इसराइल जो उधर के क्रिश्चियन फ्लैंजिस्ट हैं उनको आर्म्स देता है, हथियार देता है बेसिकली, और उनको कहता है जाओ करो जो करना है. mm-hmm. विद इन 48 आवर्स, 36 to 48 आवर्स, तकरीबन 3,500, 2,000 से 3,500 कह सकते हैं बच्चे, औरत और कह सकते हैं बुजुर्ग मारे जाते हैं. तो जो लोग ये बातें करते हैं कि इसराइल हमास को सरेंडर कर देना चाहिए, वो बेसिक यही बात है कि उनको हिस्ट्री का नहीं पता. आई प्लीज प्लीज हिस्ट्री की किताबें खोलो और भरी पढ़ी है. नॉम चॉम्स्की की किताब है फेटफुल ट्रायंगल, वही पढ़ लें. 1982 से पहले कैसे कहते हैं ये सारी हिस्ट्री जो आपको गलत फहमी फैलता है वो ये कि हमास अपने हथियार फेंक देगा तो इसराइल तो बस बैठा हुआ है कि ये ले फलस्तीनी रियासत भी आप ले हाँ, लें और हम आपको माफ भी कर देंगे. तो एक डिल्यूजन में ना रहें, अपने आपको डिल्यूजन में ना रखें. प्लीज कैसे कहते हैं किताबें थोड़ी बहुत पढ़ें, कुछ पता चले आप लोगों को भी. नॉट यू, जस्ट जनरली हमारी आवाम yeah, में no, जो no. प्रोपागेंडा, हाँ, नॉट आवर ऑडियंस बट जनरली पीपल हु फॉल इनटू दिस प्रोपागेंडा लाइन. Yeah, इफ and अगर उन लोगों को
हाँ बोलो। And just as a side note, if you're someone who knows this stuff and तुम सुनते हो कि भाई बाकी सब लोग ये बात कर रहे हैं, sometimes just कोई दोस्त बात कर रहा है, कोई इधर उधर बंदा बात कर रहा है, तो हमें हमारा दिल नहीं होता कि हम इनको ये बात करें। लेकिन we should as Muslims at least, and this is my genuine belief, I think everyone should know it, not even just Muslims, लेकिन तकरीबन as a मुसलमान, right, हमें थोड़ी शर्म होनी चाहिए कि if you are someone who can read and you can, or you have internet and you can go and access stuff, अगर तुम्हें इतना भी नहीं पता कि तुम इसमें डिसाइड नहीं कर सकते कि भाई द वेरी बेसिक पॉइंट्स के यार क्या क्या हुआ था, तुम्हें ये भी नहीं पता कि वेस्ट बैंक में जहाँ पे कोई हमास नहीं बैठी हुई अभी, ठीक है, वहां पे अभी भी लोगों के सर उड़ाए जा रहे हैं, ठीक है, और बच्चे मारे जा रहे हैं, और हर वक्त मसले होते रहते हैं और लोग मारे जाते हैं, ठीक और है। हाँ। और हाँ सॉरी मैं कट कर रहा हूँ। एंड वेस्ट बैंक की हालत तो इस तरह की है कि एक आम इंसान अगर इस चीज को देखे ना तो आपके रोंगटे खड़े हो जाते हैं। इस तरीके के उधर के हालात हैं कि चेक पॉइंट्स पे गन्स लगी होती हैं ऑटोमेटेड, और इट्स जस्ट बियॉन्ड बिलीफ कि हम लोग कौन सी एक अलग ही दुनिया में हम लोग रह रहे हैं। हम लोग एक बहुत प्रिविलेज सोसाइटीज में रहते हैं, और उनकी जिंदगी जिस तरीके से हम लोग सोच भी नहीं सकते। तो जजमेंट पास करना बहुत आसान है कि अपने हथियार उठा सरेंडर करते हैं, और ये सारा कुछ बहुत इजी बात है। बट एक चीज हमेशा याद रखनी चाहिए कि सरेंडर इजंट ऑलवेज द पाथ टू पीस। And I हर just to kind of for the Pakistanis, whenever you have problem imagining how they feel, maybe just imagine, let's say India कल को हमारे यहाँ आता है, ठीक है, और हमारे बच्चे मरने लगते हैं, तो हम हमारी क्या रिएक्शन होगी, हम क्या सरेंडर करेंगे या क्या करेंगे? तो I think this would contextualize things, but yeah, this is I think like if you hear someone, please educate them. I'm not saying okay उनसे बदतमीजी करो, but educate them, and I think this is अगर कोई भी तुम्हें भी बता रहा है and कोई तुम्हें एविडेंस दे रहा है कि भाई ये देखो, ओके 1982 से 1984 ये हालत देखो, वेस्ट बैंक की हालत देखो, ये सारी जो तारीख है वो बताने लगता है, तो हैव द ह्यूमिलिटी कि तुम कहो कि यार हाँ ठीक है मुझे पता नहीं था, आई एम सॉरी, बट दिस इज समथिंग वी शुड बी एजुकेटेड अबाउट।